आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 4 प्लानिंग के भाग 4 नियोजन के लक्ष्य, नियोजन के तत्व या घटक, इनके बारे में आज हम जानकारी एकत्रित करेंगे कि नियोजन के उद्देश्य क्या है और नियोजन के प्रमुख घटकों में किन किन बातों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं नियोजन के उद्देश्य। जैसे नियोजन करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो देखिए नियोजन मतलब प्लानिंग, उसके मेन क्या क्या गोल्स हैं हमारे। तो देखिए नियोजन के उद्देश्य में सबसे पहले शामिल किया गया है भावी कार्य योजना तैयार करना। दूसरा बोला गया है भावी गतिविधियों में निश्चितता लाना। तीसरा बोला गया है कार्यों में एकरूपता लाना। चौथा भविष्य की जानकारी देना। अपव्यय रोककर मितव्ययता लाना, पूर्वानुमान लगाना। सातवां बोला गया है जोखिमों से रक्षा करना। आठवां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखना। नौवां उचित दिशा निर्देश और 10वीं बातों को शामिल किया गया है नीतियाँ एवं कार्यक्रम में समन्वय बनाना। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या भावी कार्य योजना तैयार करना। भावी कार्य योजना तैयार करना मतलब भावी का अर्थ आप सभी समझते हैं भविष्य की योजना तैयार करना। तो देखिए भावी कार्य योजना तैयार करना नियोजन में मतलब प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमारा भविष्य के लिए क्या कार्य योजना है उनको हमको पहले से ही निश्चित करना। तो देखिए नियोजन का आशय है भविष्य के गर्त को देखकर, अर्थात भविष्य में क्या, कहाँ और कैसे, किससे और कौन करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। किन किन बातों को शामिल किया गया है, क्या, कहाँ, कैसे, किससे और कौन कार्य को करेगा आदि बातों को इसमें शामिल किया गया है। अर्थात नियोजन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य क्या हो गया आपका, भावी कार्य योजना तैयार करना। दूसरा बोला गया है इसी में भावी गतिविधियों में निश्चितता लाना, मतलब भविष्य की गतिविधियों में हमें निश्चितता कैसे लाना है, ये दूसरा हो गया हमारा नियोजन का उद्देश्य। तो देखिए इसको समझते हैं। कार्य योजना सुनिश्चित न होने से कौन सा कार्य कब, कहाँ, कैसे व कौन करेगा यह अनिश्चितता रहता है, मतलब निश्चित नहीं रहता है। जबकि इसका पूर्व निर्धारण कर लेने से भविष्य के कार्यों में निश्चितता आ जाती है। अतः नियोजन भविष्य के कार्य में निश्चितता व स्थिरता प्रदान करता है। अर्थात इससे हम समझते हैं कि हमें भविष्य में कौन सी योजना बनाना है, कहाँ और कैसे करना है, ये सब क्या करना है, पूर्व से ही क्या कर लेना है, निश्चित कर लेना ही हमारा क्या हो जाता है, भावी गतिविधियों में निश्चितता लाना। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे कार्य क्या हो जाएगा, अनिश्चित तरीके से चलेगा। तीसरा समझते हैं हम कार्यों में एकरूपता लाना। एकरूपता मतलब एक समान, अर्थात नियोजन द्वारा कार्यों में एकरूपता लाई जा सकती, मतलब हम प्लान करके अपने कार्यों में क्या ला सकते हैं, समानता ला सकते हैं, क्योंकि कार्यों को करने का संपूर्ण ढंग नियोजन द्वारा पूर्व से ही निर्धारित कर दिया जाता है। कार्यों में एकरूपता से व्यवसाय उत्पाद की ख्याति क्या होती है, बढ़ती है, मतलब ख्याति का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्धि। अर्थात क्या बोला जा रहा है, यदि हम कार्यों में समानता लाएंगे तो हमारे कार्यों का जो ढंग है और जो हमारे कार्य करने का तरीका है उसमें पूर्व से ही निर्धारित कर लेंगे हम, तो हमारे कार्यों में एकरूपता से व्यवसाय व उत्पाद में मतलब हमें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। चौथा है भविष्य की जानकारी देना। तो देखिए नियोजन का मुख्य उद्देश्य में शामिल किया गया है चौथा भविष्य की जानकारी देना। तो नियोजन करने के पश्चात उसकी जानकारी संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को दी जाती है ताकि वे नियोजन के अनुरूप कार्य कर सके। अर्थात क्या बोला जा रहा है, यदि हम भविष्य में यह जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हम कर्मचारी अधिकारियों द्वारा दी जा रही, ताकि नियोजन के अनुरूप मतलब जो हम प्लानिंग किए हैं उसके अनुसार ही हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते हैं और उसके पहले ही क्या कर सकते हैं, तैयार कर लेते हैं। अतः जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ही नियोजन किया जाता है। अर्थात पहले से ही हमको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है उस टारगेट को पूर्ण कर लेना। ठीक है, अब समझते हैं पांचवा, तो अपव्यय रोककर मितव्ययता लाना। तो देखिए नियोजन के अंतर्गत एक मानक व संभावित बजट तैयार किया जाता है।
ठीक है, एक संभावित बजट तैयार किया जाता है। इसमें उन बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है जहां पर अधिक व अनावश्यक व्यय होने की संभावना है। इन व्ययों को कम करने के उपाय खोजे जाते हैं और किस प्रकार नियोजन का उद्देश्य अपव्यय को रोककर उत्पादन में मितव्ययता लाना है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है नियोजन के उद्देश्य से। अब हम छठवां समझते हैं पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से क्या करना है, हमको अनुमान लगाना। पूर्वाकर्ता समझते हैं यहाँ पहला, पहले से अनुमान लगाना। तो नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में इसको भी शामिल किया गया। तो देखिए, नियोजन में भविष्य के कार्यों व व्ययों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मतलब भविष्य में हमको कौन से कार्य, उसमें कौन से व्यय करना है, इसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं ताकि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। यदि उसमें कुछ कमी है तो हम समय के अनुसार उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, सातवां शामिल किया गया है जोखिमों से रक्षा करना। तो देखिए, एक प्लानिंग के द्वारा एक प्रकार से बीमा का कार्य करता है। मतलब एक प्लान बीमा का कार्य करता है। ठीक है, इंश्योरेंस जिसे कहा जाता है। नियोजन के द्वारा यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि भविष्य में क्या क्या परेशानियां हमको आ सकती है तथा इन परेशानियों से कैसे हम बच सकते हैं। मतलब उसमें कैसे हम उन बातों को हम निपटा सकते हैं, मतलब उसके क्या तरीके हम ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार नियोजन करने का उद्देश्य व्यवसाय की जोखिमों से क्या करना है, रक्षा करना है। आठवां समझते हैं हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखना। आज का युग क्या है, कंपटीशन का युग है, जिसमें कहा जा रहा है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखना। तो देखिए, व्यवसाय की सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। ठीक है, किंतु प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण एक अच्छे नियोजन के द्वारा किया जा सकता है। अतः स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना ही नियोजन का मुख्य लक्ष्य और एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार से नौवां शामिल किया गया नियोजन के उद्देश्य में क्या, उचित दिशा निर्देश। मतलब सही तरीके से हमको निर्देश प्राप्त होना। तो देखिए, किसी भी व्यवसाय में उचित दिशा निर्देश क्या है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दिशा निर्देश के लिए एक योजना का होना आवश्यक है। मतलब एक न एक प्रकार का प्लानिंग का होना बहुत ही आवश्यक है। अतः कार्य में आवश्यक दिशा निर्देश होने के उद्देश्य से ही नियोजन क्या किया सकते हैं, किया जा सकता है। अब देखिए, नियोजन के उद्देश्य में 10वां और सबसे आखिरी किन बातों को शामिल किया गया है, तो नीतियां व कार्यक्रम में समन्वय लाना। और नीतियां है क्या, तो नीतियां एक सदैव चलते रहने वाली निर्णय है। ठीक है, तो देखिए, नियोजन में मूलतः नीतियां व लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, साथ ही कार्यक्रम भी नियोजन में सुनिश्चित रहता है तथा दोनों के मध्य समन्वय आवश्यक होता है। अतः नीतियों का कार्यक्रम में समन्वय बनाए रखने के लिए भी नियोजन किया जाता। देखिए, हमने अभी नियोजन का उद्देश्य समझा। अब हम समझेंगे नियोजन के तत्व या घटक, जिसे क्या कहा जाता है। देखिए, किसी व्यवसाय या उपक्रम में नियोजन करते समय निम्न प्रमुख घटकों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब वो घटक क्या क्या है, तो सबसे पहला है आपका उद्देश्य, दूसरा है आपका नीतियाँ, तीसरा हो गया कार्यविधियाँ, चौथा हो गया विधियाँ जिसे मेथड कहा जाता है, पांचवा हो गया नियम आई मीन रूल्स। ठीक, छठवां हो गया बजट, सातवां हो गया कार्यक्रम आई मीन प्रोग्राम्स, आठवां हो गया मोर्चाबंदी और नौवां हो गया आपका पूर्वानुमान। तो सबसे पहले हम समझते हैं लक्ष्य या उद्देश्य, मतलब गोल्स और ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, क्या होता है नियोजन के तत्व में, तो देखिए, लक्ष्य नियोजन के आधार होते हैं। मतलब जो हमारा उद्देश्य है वो हमारे प्लानिंग का क्या है, आधार है। मतलब जब तक हम उद्देश्य तक नहीं पहुंचेंगे हम अपना प्लानिंग तैयार नहीं कर सकते। जिस प्रकार बंदूक चलाने के पूर्व लक्ष्य निशाना का निर्धारण कर लिया जाता है, जैसे कोई क्या कहते हैं, बंदूक चलाने से पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लेता है कि उसको बंदूक कहाँ पे दागना है, उसी को बोला जा रहा है कि चलाने के पूर्व एक निशाना का निर्धारण कर लिया जाता है। उसी प्रकार व्यवसाय के संचालन के पूर्व उसके लक्ष्य को पूर्व से निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक है। देखो, क्या बोला जा रहा है, हम कोई व्यवसाय चला रहे हैं, उसके पहले ही हमको कौन सा लक्ष्य को प्राप्त करना है उसका पहले से हमको योजना बना लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, लक्ष्य का निर्धारण नियोजन का एक कदम होता है। लक्ष्य परिणाम होते हैं, इन्हीं परिणामों
की प्राप्ति के लिए भविष्य की समस्त क्रियाएं को संपादित की जाती है। दूसरा समझते हैं हम नीतियाँ, ठीक है, मतलब पॉलिसीज। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, नीतियों में नियोजन के तत्व में दूसरा बातों को शामिल किया गया है, किसको, नीतियाँ। तो नीतियाँ हैं क्या, तो किसी उपक्रम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य कंपनी के प्रबंधकों एवं प्रशासकों को इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि क्या और कैसे किया जाता है, व्हाट एंड हु इज टू बी डन। आई मीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है वे सिद्धांत ही हमारी क्या कहलाती है, नीतियाँ, आई मीन नीति कहलाती है। अब देखिए सबसे पहले हम नीतियाँ समझते हैं कि नीति की परिभाषा क्या है। तो प्रोफेसर शार्विन के अनुसार नीति की परिभाषा बताया गया है कि नीतियाँ एक सदैव चलते रहने वाले निर्णय निर्देश है। क्या बोला जा रहा है, नीतियाँ एक सदैव चलते रहने वाले निर्णय और निर्देश है जो बड़े प्रबंधकों द्वारा मध्य एवं निम्न स्तर के प्रबंधकों की सहायता के लिए प्रारंभ से ही निश्चित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा बोला जा रहा है इसी के अनुसार, कुड्स और डोनल के अनुसार नीतियों की परिभाषा क्या बताया जा रहा है। तो नीतियाँ सामान्य कथन अथवा समझने वाली बातें हैं, ठीक है, जो निर्णय लेने के विचार, तत्व और कार्य का पथ प्रदर्शन करती है, ठीक है। इसी उपक्रम में नीतियों में से कुछ नीतियाँ निम्न हो सकती क्या क्या है। तो देखिए प्रयोग में आने वाला माल देसी है या विदेशी, ठीक। फिर माल का विक्रय नगद होगा या उधार या दोनों हो सकता है। विक्रय पर छूट कितने प्रतिशत होगी या क्या होगी। वस्तु का माप किस स्तर का होगा। फिर वस्तु का विक्रय स्थानीय, राज्य या राष्ट्र स्तर पर होगा। ये सब का क्या करना है, नीतियाँ निर्धारित किया जाता है। उच्च पदों पर नियुक्ति किस स्रोत से होगी, वेतन की दरें क्या होगी, ये सभी बातें किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, नीतियों के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं हम नीतियों का महत्व। तो देखिए नीतियों का निर्माण उच्च स्तरीय प्रबंधकों, संचालकों द्वारा किया जाता है। किसके किसके द्वारा किया जाता है, नीतियों का निर्माण तो उच्च स्तरीय प्रबंधक, संचालक के द्वारा किया जाता है। नीति निर्धारण का कार्य प्रशासनिक वर्ग का होता है, ठीक है। इन नीतियों के द्वारा ही प्रबंध की विभिन्न समस्याओं का समाधान एक समान किया जाता है, ठीक। अब नियोजन के तत्व में तीसरी बातों को हम समझते हैं क्या, कार्यविधियाँ। तो देखिए कार्यविधि हम कार्य को किस विधि से कर रहे हैं, तो कार्य विधि से आशय कार्य करने की एक सुनिश्चित व श्रृंखलाबद्ध विधि से है। मतलब किस प्लानिंग से और किस रूल से हम कर रहे हैं, ये विधियां ही होती है, ठीक है, जिनके सहयोग से भविष्य के कार्यों को संपन्न करने का एक ढंग स्थापित किया जाता है। कार्यविधियां भी योजनाएं होती है क्योंकि वे भावी क्रियाओं को संपन्न करने का एक निश्चित तरीका स्थापित करती है। कार्यविधियां भी नियोजन का एक आवश्यक अंग है क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की विधि को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। तो नियोजन में कार्यविधि क्या होगी, इसका उल्लेख बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कार्यविधियां आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुकूल बनाई जाती है। मतलब कार्यविधि उस कार्य की विधि उस कार्य के आवश्यकता और उसमें परिस्थिति उसके परिवर्तन के हिसाब से उस नियम को बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक अच्छी कार्यविधि की विशेषताओं में किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो एक उत्तम कार्यविधि में निम्न गुण होने चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी क्या की होनी चाहिए। तो देखिए कार्यविधि द्वारा आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। कार्यविधि किसके पर आधारित होना चाहिए, आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए और उसका अनुमानों पर नहीं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि कार्यविधि स्थिर होना चाहिए किंतु उसमें लोच का गुण होना भी आवश्यक है। कार्यविधि में कंपनी की नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, कार्य क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, उसके तर्क का गुण होना चाहिए, उसमें उत्तरदायित्व जवाबदेही का निर्धारण हो सके, ऐसी कार्यविधि श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि कार्यविधि ऐसी हो जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति आसान हो, ठीक। ये समझ गए हम किसको, कार्यविधियां। अब हम समझते हैं नियोजन के तत्व में चौथी बातों को, विधियां मेथड। तो देखिए विधि का आशय किसी कार्य को करने के ढंग को स्पष्ट करना है। आप कौन सा कार्य किस विधि से कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, आपका मेथड कहलाता है। मतलब किसी विधि का आशय किसी कार्य को करने के ढंग से लगाया गया है, ठीक है। तो वास्तव में कार्य करने के अनेक ढंग होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। सभी का अपना अपना ढंग होता है किसी कार्य को करने का। उसमें से सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन कर उसी विधि से कार्य क्या किया जाता है, संपन्न कराया जाता है। ऐसी विधि को हो
जो अधिक व्ययशील हो ना हो तथा सरल हो। योजना बनाते समय विधि का निर्धारण करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अतः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विधि एवं कार्यविधि अलग अलग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने कार्यविधि को समझा, फिर चौथा समझा हमने विधियां। अब दोनों में हम क्या समझते हैं, पहले अंतर समझते हैं। तो देखिए, विधियां और कार्यविधि में क्या क्या अंतर है और इसके अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो देखिए, कार्यविधि में विभिन्न पग मतलब स्टेप होते हैं तथा ये पगों के क्रम को निर्धारित करते हैं। विधियां एक निश्चित पग का होता है। दूसरा बातों को शामिल किया गया है। तो विधियां कार्यविधि के एक विशिष्ट पग की सर्वोत्तम विधि होती है। तीसरा हो गया आपका, कार्यविधि अनेक विभागों से संबंधित होती है, जबकि विधि में प्रायः एक ही विभाग शामिल किया जाता है। चौथा हो जाएगा आपका, कार्यविधियां संस्था के कार्यात्मक विभागों की क्रियाओं से संबंधित होती है, जबकि विधियां केवल विशिष्ट प्रक्रिया से संबंधित होती है। अब पांचवा समझते हैं, नियोजन के तत्व में किसको शामिल किया गया है, नियम रूल्स। मतलब नियोजन का निर्माण करते समय कौन कौन से नियम, किन किन नियमों का हमें पालन करना होता है वो भी जानना हमें आवश्यक है। तो देखिए, नियम से आशय उन बिंदुओं से है जो यह स्पष्ट करता है कि विशिष्ट व नियम परिस्थितियों में बिना किसी विचलन के क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। नियम की तरह दृढ़ न होते तथा उसमें तर्क वितर्क का कोई भी स्थान नहीं रहता है। छठवां समझते हैं हम बजट। तो देखिए, सामान्य अर्थ में बजट का आशय क्या होता है, किसी विशिष्ट कार्य में व्यय किए जाने वाले धन व धन की प्राप्ति के साधन से है। समझ आ गया कि क्या होता है बजट। तो देखिए, बजट है क्या, तो बजट से आशय किसी विशिष्ट कार्य में व्यय किए जाने वाले धन व धन की प्राप्ति के साधन से है, जिसके लिए कुड्स और डोनाल्ड ने अपने शब्दों में कहा है कि बजट एक योजना की भांति अनुमानित परिणामों का विवरण है जो आंकड़ों में क्या है, अभिकारक होता है। सातवां समझते हैं हम इसका कार्यक्रम। तो देखिए, कार्यक्रम क्या है, किसी कार्य को संपन्न करने की संक्षिप्त योजना को कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी कार्य को संपन्न करने की संक्षिप्त योजना को हम क्या कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। अर्थात कार्यक्रम की भी एक योजना है। लक्ष्य, नीतियां तथा विधियां, क्या क्या, लक्ष्य, नीतियां व विधियां मतलब टारगेट, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मेथड और नीतियां मीन क्या हो जाएगी आपका पॉलिसी। तो देखिए, निश्चित कार्यों के रूप में कार्यवाही पथ प्रदर्शित करते रहती है। अब देखिए, कार्यक्रम एक संक्षिप्त कार्य योजना है जिसके लिए प्रोफेसर एलन ने अपने शब्दों में हमको बताया है कि कार्यक्रम एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयासों की एक क्या है, श्रेष्ठ विधि है जो, ठीक है। अब आठवां समझते हैं हम इसी के अंतर्गत मोर्चाबंदी। तो देखिए, मोर्चाबंदी होता क्या है, तो मोर्चाबंदी या व्यू रचना एक व्यवहारिक योजना है जिसे प्रतिद्वंदियों की योजना को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। वर्तमान कलाकाट प्रतिस्पर्धा में बाजार में वस्तुओं के विभिन्न रूप और प्रकार में सफल होने के लिए व्यू रचना बहुत ही आवश्यक हो गई है, क्योंकि आज प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को नए ढंग से नए पैक में बाजार लाने का प्रयास करता है तथा अपनी योजना को गुप्त रखकर अन्य प्रतिस्पर्धा की योजना की ज्ञात करने का प्रयास करता है। यही क्या कहलाता है, हमारा मोर्चाबंदी कहलाता है। अब नौवां समझते हैं हम पूर्वानुमान। देखिए, पूर्वानुमान हमारा किसमें शामिल किया गया था, नियोजन के इसमें तत्व में, उद्देश्य में भी शामिल किया गया था, ठीक है। अब किस में शामिल किया गया है, नियोजन के तत्वों में भी शामिल किया गया है। तो देखिए, क्या बोला जाए पूर्वानुमान, तो व्यापार के भविष्य को देखना, पूर्वानुमान लगाना कहलाता है। अर्थात भविष्य को देखना, क्या करना, अनुमान लगाना पूर्वानुमान कहलाता है। तो व्यापार में पूर्वानुमान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी के आधार पर समस्त नियोजन की तैयारी की जाती है। पूर्वानुमान लगाने की वैधानिक रीतियों से भावी अनुमान लगाकर व्यावसायिक योजना बनाई जाती है। योजना में पूर्वानुमान का विशेष स्थान होता है। हेनरी फॉयल ने पूर्वानुमान एक योजना के लिए, ठीक है, जिसका अर्थ भविष्य का मूल्यांकन एवं उसके लिए प्रावधान दोनों है। अर्थात भविष्य को देखना, पढ़ना, समझना व करना ही इस शब्द का क्या है, मेन अर्थ कहलाता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले नियोजन का अर्थ, उसका परिभाषा ये सब समझ लिया, उसके उद्देश्यों को भी समझ गए, उसके प्रमुख तत्वों को भी समझ गए, ठीक।